Hello, my dear students, my dear ninth class. In the last topic, we finished chapter number 2 of Unit 1. This is history. Now, come to the chapter number 3. And the chapter name is France abolishes monarchy and becomes a republic. So, always pay attention to the words and clarify doubts about the words because these are the new words for you and this means a lot to you. What is abolishes monarchy and what is republic? Against one against republic is comes to you. Okay, monarchy is again comes to you. So actually, France already come to the revolutionary point, and the revolutionary persons take the all actions to fight against the monarchy, and they demolishes the king monarchy. तो बात ये थी कि जो राजशाही थी, मोनार्की राजशाही होती है बेटा, राजतंत्र होता है, वो फिनिश किया गया, उसको ख़त्म किया फ्रांस ने और उसके बाद वो एक रिपब्लिक बना। लास्ट जब आप 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का सेंस ये था कि राजा को अब कंट्रोल कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ले आए थे अब, ठीक। फिर उसमें डिक्लेरेशंस थे, राइट्स थे मेंस के लिए, हालांकि उसमें वुमेंस को ऐड नहीं किया था और नॉन प्रॉपर्टी ओन पर्सन्स को भी ऐड नहीं किया गया था। बट फ़िलहाल जब शुरुआत में बदलाव बहुत बड़े हो जाते हैं, आप सोच के देखो, राजा को ही उसके पद से हटा देना, कमज़ोर कर देना, इतना बड़ा स्टेप हो रहा है, तो आप और स्टेप्स को सोच के देखें कितने बड़े चेंजेस वहाँ बहुत ही क्वाइटली वे में बहुत फास्टली हुए। ओके, लेट्स सी। तो रिपब्लिक का सेंस ये हुआ स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपको ये चीज़ समझाते चलता हूँ कि रिपब्लिक वर्ड का मतलब ये होता है कि उस स्टेट का जो सबसे चीफ पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, वो हिरार्कल पोस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके घर खानदान से ही कोई बनता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो इलेक्टेड होता है। लाइक इंडिया इज़ ए रिपब्लिक, दैट्स वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति है सबसे फर्स्ट पर्सन इंडिया में, और राष्ट्रपति को आप जानते हैं इलेक्टेड किया जाता है। ऐसा तो है नहीं किसी घर से किसी को बार बार कुछ फैमिली से ही एक लोग बन जाते हो, तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। 1791 के बाद जो सिचुएशंस थी फ्रांस में, वो लगातार बहुत ही टेंस्ड रही। टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जो आपस में तनावपूर्ण स्थिति होती है, मतलब नहीं पता होता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है। लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि उसने साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। सोचिए कितने बड़े चेंजेस है कि राजा को झुका दिया आपने। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस, उसके साथ बातचीत हुई। नेगोशिएशंस का मतलब होता है बेटा किसी बात के लिए आप मोल भाव करते हैं ना बाज़ार में जाके, तो यहाँ पे मोल भाव तो नहीं पैसे और उसके दम पे, यहाँ बातचीत के जरिए मोल भाव, बहुत क्वाइट डिफरेंस है। पैसे का मोल भाव नहीं, बहुत बड़े चीज़ का मोल भाव है, और उसको हम बातचीत के जरिए करते हैं। विद द किंग ऑफ प्रशिया, बेटा प्रशिया ना एक एम्पायर था, जो आज का जर्मनी है, आज का इटली है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, बहुत बड़ा एम्पायर था। जब आप 10th में आएंगे तो प्रशिया के बारे में और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर करीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। अब हो क्या रहा था? सिंपल सी बात है कि फ्रांस के आसपास भी तो बहुत सारे बेटा राजतंत्र थे ना, राजा लोग राज कर रहे थे, उनको भी चिंता होने लगी। फ्रांस में जो इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, नए नए तौर तरीके आ रहे हैं, मोनार्क ख़त्म किया जा रहा है, रिपब्लिक बन रहा है, तो उनको भी डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि बेटा वो सब चीज़ें, भेदभाव जो फ्रांस में था सोसाइटी में, वो अदर कंट्रीज़ में भी था। तो इस वजह से उनको डर लगता था कि ये विचार हमारी कंट्री में ना आ जाएं, इस तरह से लोग हमारे यहाँ विद्रोह ना कर दें, हमारी भी राजशाही खतरे में पड़ जाएगी। एंड मेड प्लान्स टू नीड सेंड ट्रूप टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस सिंस द समर ऑफ 1789। और उन्हें लग रहा था कि वो सिपाही ट्रूप्स, वैसे सैनिक की टुकड़ी होती है, उसे भेज देंगे, सैनिकों को भेज देंगे, और जो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं वो हमारे यहाँ भी हो जाए। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अच्छा, हुआ क्या था? अब इससे पहले कि ये घटना होती तो हुआ क्या, एक लड़ाई छेड़ दी, जंग छेड़ दी प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी।
बहुत सारे लोगों को मतलब कहा गया, ज़बरदस्ती ढकेला गया कि ज्वाइन कीजिए आर्मी को और लड़िए। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। अब लोगों को पता है क्या लग रहा था, इन सबको क्या लग रहा था कि ये ना राजाओं के खिलाफ हो रहा है, और जितनी भी एरिस्टोक्रेसीज हैं, बड़े बड़े अमीर वर्ग के लोग जो इनके हाथ में पावर है, उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, इन सब के ऊपर हो रहा है, पूरे यूरोप में हो रहा है। अमंग द पैट्रियटिक सॉन्ग देवर सेंग वाज द मर्सिलेज। बेटा इसको याद रखिएगा, एक शहर का नाम भी है और ये आज फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। तो उन्होंने जो उस टाइम जो देशभक्ति गाना गाया था ना बेटा, मर्सिलेज, जैसे अपने यहाँ सन्यासी विद्रोह हुआ था 1830 के बाद, बंकिम चटर्जी ने एक नोवेल लिखा था आनंद मठ, तो उसमें एक गाना है वंदे मातरम, मतलब मातृभूमि के लिए। वही गाना बेटा हमारा नेशनल सॉन्ग बना आगे चल के। समझने वाली बात है कि नहीं है, क्योंकि उसको बहुत जगह यूज़ किया, वो इतना पॉपुलर हुआ, उसने इतना जागृति फैलाई उस गाने से, या उसका लोगों का इतना जुड़ाव हो गया कि उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। ऐसे ही मर्सिलेज था, कंपोज्ड बाय द पोएट रॉबर्ट डी लेज़ले। इनको आप ध्यान रखेंगे, ये वन वर्ड आंसर होते हैं, एमसीक्यूज टाइप होते हैं कि रॉबर्ट डी लेज़ले। ये ना बेटा फ्रेंच जो नेम होते हैं वो कई बार बहुत अलग तरीके से पढ़े जाते हैं, आप उस चीज़ पे इतना ज़ोर मत दीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा आप प्रोनाउंस ठीक कर। It was sung for the first time by volunteer from Marseille as they marched into Paris। ये वॉलेंटियर जो थे ना मर्साइल एक शहर है, वहाँ से जब वो लोग पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे, सो गॉड इट्स द नेम, इस वजह से इसका नाम मर्सिलेज पड़ा है। मार्सेल से ये लोग चले पेरिस की तरफ, वॉलेंटियर थे सारे के सारे। वॉलेंटियर मतलब जो साथ में लोग होते हैं, आंदोलनकारी होते हैं, बदलाव लेने वाले लोग होते हैं। द मर्सिलेज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब जो मर्सिलेज है वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो आपको ये छोटी छोटी जो क्वेश्चन आंसर हैं, पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना होता है, और यही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। हुआ क्या था बेटा कि जो ये इतने बड़े युद्ध हो रहे थे, इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा था और बहुत सारी काम काज में दिक्कतें आ रही थी, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ लोगों के लिए। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। अब भाई एक तरफ तो जो मेंस हैं वो लड़ने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो वुमेन हैं वो भी अपने अर्निंग के लिए और उसके लिए अपनी फैमिलीज़ को देखभाल करने के लिए अपने काम में लगी हुई हैं। लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द पॉपुलेशन रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर। ज़्यादातर लोगों को ये पता चल गया था, वो ये चीज़ मान चुके थे कि ये जो लड़ाई है, रेवोल्यूशन है, ये बहुत देर तक चलेगा। एज द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 गिव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मैंने पहले भी कहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि 1791 में बदलाव तो काफ़ी हो गए, लेकिन सबके लिए एक जैसा अभी भी थोड़ा सा वक्त बाकी था, क्योंकि सबको राइट नहीं कुछ मिले थे, और मेंस को ही मिले थे। सबसे बड़ी बात, जिनके पास प्रॉपर्टी सिर्फ उनको। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब होता क्या है, जैसे आजकल आप मान लीजिए इंडिया में तो हर कोई बहुत बड़ा नेता हो गया, हर चीज़ पे अपनी राय रखते हैं लोग, तो हर तरह के पॉलिटिकल क्लब बन गए। वहाँ पे पीपल क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, प्लान के बारे में कि वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वाज द जैकोबिन्स। उनमें अगर किसी भी सबसे अच्छे क्लब की बात की जाए तो उस टाइम फेमस था। क्लब का मतलब एक ऐसे जगह का नाम जहाँ पे लोग आकर जुड़ते हैं, हर तरह की सोसाइटी की अपनी बातों को शेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। Which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris। अच्छा, इसका नाम कैसे पड़ा? एक कॉन्वेंट, अब कॉन्वेंट कौन होते हैं वो अभी आपको हम बताएंगे। कॉन्वेंट आपके लिए नया वर्ड है, और वो थे सेंट जैकब इन पेरिस। पेरिस में ही रहते थे, उनके नाम से जैकोबिन क्लब पड़ा। अब आप सोच के देखो, किसी व्यक्ति के नाम से, मान लो आज बजरंग दल है, तो भगवान बजरंग बली के नाम से बजरंग दल का नाम रख लिया, लेकिन बजरंग दल सारे अच्छे काम तो नहीं करता ना, या ये कह लो बजरंग दल में जुड़े हुए सारे लोग अच्छे काम नहीं करते। तो कहने का मतलब बड़ी हस्ती का नाम लेके आप सारे काम अच्छे नहीं करते हैं, और करते भी नहीं हैं, ये बात सच है। वुमेन्स टू हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब। आप सोच के देखिए कि उस ज़माने में फ्रांस में महिलाएं भी बहुत एक्टिव हैं, अपने अपने क्लब बनाए हुए हैं। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट द एक्टिविटीज़, और बाद में हम आगे पढ़ेंगे भी, अब आपको खुद भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ये मेंबर थे ना बेटा जैकोबिन क्लब के, ये बिलोंगली मेन टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लेस प्रॉस्परस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा समृद्धशाली लोग ना हो। एक मेन बात करें आपसे
1791 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिचर सेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा राइट्स के लिए बात करता था। तो अब जो पुअर सेक्शन है, जिससे अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है, अपने लिए बात करनी है, थॉट्स के बारे में बात करनी है, गवर्नमेंट उनके लिए क्या करना चाहती है, अपनी यूनियन बना के लिए बात की जाती है, तो उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया और इसी क्लब में ये सारे लोग मेंबर थे। तो यही वो सोसाइटी के लोग थे बेचारे जो भी पिछड़े हुए थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर। अब इनमें कौन कौन थे एक ब्रीफ दिया हुआ है। आर्टिसन थे, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर, सर्वेंट भी थे, डेली वेज वर्कर भी थे। और आप जानते हैं किसी भी समाज में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते ही हैं नंबर्स में। द लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जैकोबिन क्लब में इसका एक सबसे फेमस लीडर का नाम आता है बेटा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे, और ये उनका लीडर था। A large group among the Jacobins decide to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers। अब ये क्या करते हैं, ये जैकोबिन ने डिसाइड किया हमारा ना एक ड्रेस कोड भी होना चाहिए, जैसे आरएसएस का भी है, बहुत सारे मतलब ग्रुप्स हैं उनका भी बना हुआ है। तो वो एक बड़ा स्ट्रिप टाइप ट्राउज़र पहनेंगे, और आपके बुक में बेटा ये पिक्चर दिया हुआ है, अभी आप खुद भी देख सकते हैं उसको। दिस वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये इसलिए रखा गया कि वो जो फैशनेबल सोसाइटी है, अमीर लोग हैं, उससे थोड़ा ये अलग दिखें और नंबर्स में भी ज़्यादा दिखें, उनके अपीयरेंस सोसाइटी में ज़्यादा दिखनी भी चाहिए। स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस का मतलब होता है घुटनों तक पहनने वाली वो मतलब वो चीज़ें हैं। ये देखो बेटा एक कपल है, इस तरह के ड्रेसेस के बारे में बात हो रही है। ये देखो स्ट्रिप लगी हुई है ना, इस पर धारीदार कपड़े बने हुए हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कन्वेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। कॉन्वेंट ये एक ऐसी जगह होती है बेटा जो बिलोंग करती है कम्युनिटी को, डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ, जहाँ पे रिलीजियस लाइफ जिए आप। आज जो कॉन्वेंट स्कूल आप देखते हैं तो आप देखते होंगे उसमें जो फादर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं, वो कुछ नन और बिशप टाइप, फादर टाइप लोग होते हैं। तो वो रिलीजियस लाइफ जीते हुए ही पूरा उसको चला रहे होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि वो हमारी तरह नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जीते? उनको कॉन्वेंट बोला है बेटा, ठीक। एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसान रिलीजियसली बिलीव के एक बेस पे अपने आप को डिवोटेड रखता है, बस वो धार्मिक चीज़ों में ही लगा रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेंट जैकब थे वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के एक बड़े लीडर थे वहाँ पे, उनके नाम से उस क्लब का नाम रखा गया। जैसे आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी फेमस सोसाइटी के नाम भी, या बड़े बड़े रोड्स के नेम, या किसी बिल्डिंग का नेम, या किसी स्टेडियम का नेम, या ब्रिज का नेम महान हस्तियों के नाम से क्यों रखते हैं? इसलिए कि उनका हमसे जुड़ाव था, वो ग्रेट थे, उनका वर्क ग्रेट था, तो हमने उसका नाम रख दिया। अब रावण के नाम पे तो आपने कभी नहीं देखा होगा कुछ खुला होगा, तो वैसे ही चीज़ें हैं। अब आपको शायद थोड़ा सा याद हो बेटा, ये एक पेंटिंग है जिसमें दिखाया है कि वो रेड, आपने देखा ना सैरेगियन कैप है रेड वाली, जो आपने पीछे उसका मतलब पढ़ा था, और उसके एक हाथ में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है। ये इस तरह की पेंटिंग जो थी फीमेल एलोगरी लिबर्टी को दिखाती थी। मतलब एक ऐसी महिला जो आज़ादी की देवी है, वो सबको न्याय दे रही है, गुलामों को उसने आज़ाद कर रखा है, और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के लिए वो बात कर रही है, और वो इसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रही है। आप जब 10th में आएंगे ना तो इस चीज़ को और भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक आते हैं इन पैराग्राफ में कि वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेम द एंड ऑफ पावर वील्ड बाय द वियरर ऑफ नी ब्रीचेस। वो जो वियरर हैं, पहनने वाले लोग, वो ये प्रोक्लेम करना जैकोबिन्स का कि अब इनकी पावर ख़त्म हो रही सोसाइटी में। दिस जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सेंस क्लॉड, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ये फ्रेंच वर्ड है बेटा, सेंस क्लॉड। तो इसका ये मतलब होता है कि जो नी ब्रीचेस तक नहीं पहनते हैं वो लोग, यानी कि फुल ट्राउज़र टाइप स्ट्रिप टाइप कपड़े पहनते थे जैकोबिन वाले। सेंस क्लॉथ मैन वोर इन एडिशन टू रेड कैप दैट सिम्बलाइज लिबर्टी। वो लोग रेड कैप भी पहनते थे, अभी जो पीछे आपने डायग्राम दिया, और आपको मालूम है कि वो रेड कैप हमेशा फ्रीडम का प्रतीक होता था। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन वुमेन्स को ऐसा अलाउड अभी तक नहीं हुआ था। समर की बात करते हैं 1792 में जैकोबिन ने प्लान किया एक ऐसा इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। मतलब उन सबको साथ लाके पेरिस में, जो बेचारे नाराज़ थे, शॉर्ट सप्लाई थी खाने की, बहुत दाम हाई कर रखे थे, तो जैकोबिन ने प्लान किया इन सबको ना हटाया जाए, इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टूरिल्स। ये एक जगह है, वहाँ का महल है। इन्होंने मैसेकेड किया किंग्स के गार्ड को। मैसेकेड का मतलब होता है बेटा हत्या कर देना।
जब भी आप किसी रॉयल फैमिली के बंदे की हत्या करते हैं तो उसे मैसेकेयर बोलते हैं। किंग्स के गार्ड्स को मार दिया गया और हैड द किंग हिमसेल्फ ए होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। मतलब खाने की कमी इतनी भयंकर हो गई, इतनी दिक्कत हो रही थी कि लोगों ने राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। सोच के देखिए, हॉस्टेजेस। लेटर द असेंबली वोटेड टू द इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और उसके बाद असेंबली ने क्या कहा, वोट दिया इस बेस पे कि ये जो रॉयल फैमिली है, राजा है, इसका पूरा घर खानदान है, इसको लाइफ टाइम इम्प्रिजन किया जाए, जेल में बंद रखा जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब फिर जाके उसके 1-1.5 साल बाद बेटा जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको अब वोट देने का अधिकार मिला है, जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर है, अब जाके मिला था। यानी कुछ स्ट्रगल और मिला। अब देखिए ये सब चीज़ें क्या थी, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन कहा गया। क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा आप। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिशेस द मोनार्की, और वहाँ से राजशाही बिल्कुल ख़त्म कर दी गई फ्रांस से, और डिक्लेयर किया गया फ्रांस को रिपब्लिक, कि अब यहाँ जो चीफ बना करेगा वो इलेक्टेड हुआ करेगा चुनाव के बेस पर, और सबको वोट देने का राइट होगा। एज यू नो, रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूड द हेड ऑफ द कंट्री। देखिए यहाँ रिपब्लिक की ना एक डेफिनेशन भी दी है बेटा, आप फिर से समझ सकते हैं कि जहाँ लोग इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द कंट्री, चाहे भैया वो कंट्री का हेड ही क्यों ना हो। यहाँ गवर्नमेंट की बात की है, यानी कि अपने यहाँ पीएम है, फ्रांस में प्रेसिडेंट होता है। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की। हेरिडिटरी का मतलब अब कोई भी चीज़ ये नहीं है सोशल ऑर्डर के बेसिस पे हो कि राजा का बेटा कि घर के लोग बनते रहेंगे, ये सब अब नहीं रह गया था वहाँ पे। You can try and find out some other countries that are republic and investigate when and how they become so। आप खुद चाहें तो कुछ कंट्रीज़ का जांच पड़ताल कर सकते हैं कि वो रिपब्लिक कब बने और वहाँ ऐसा कब क्यों हुआ। ठीक है, न्यू वर्ड्स में ट्रेजन की बात करेंगे। लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason। ट्रेजन का मतलब होता है बेटा वो आदमी जो अपने ही देश के खिलाफ गद्दारी करे, धोखाधड़ी दे। बिट्रेल मतलब धोखा देना अपनी खुद की कंट्री या खुद की सरकार को। तो यहाँ सरकार और कंट्री से क्या मतलब बेटा, लोगों से ही तो सरकार और कंट्री बनती है। आप सोच के देखिए, अगर किसी देश में लोग ही नहीं हो तो गवर्नमेंट कौन चलाएगा। गवर्नमेंट भी लोगों के बीच से लोग ही चुन के भेजते हैं। तो राजा ने अपने लोगों के साथ गलत किया, उस पर बहुत तरीके के इल्ज़ाम लगाए गए। कोर्ट ने उसको कहा कि आप गलत करते रहे और डेथ की सज़ा सुनाई। On 21 January 1793 he was executed publicly at the Palace de la Concorde। एक जगह है डी ला कॉनकोर्ड, उसको सबके सामने वहाँ उसको सज़ा दी गई, एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया राजा को। सोच के देखिए फ्रांस में इतनी बड़ी रेवोल्यूशन हुई थी। द क्वीन मैरी एंटोनियट मेड विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और जो उसकी रानी थी एंटोनियट उसको भी सेम इसी तरह से एग्जीक्यूट करके मारा गया जैसे कि राजा को मारा गया। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे एक टॉपिक है द राइन ऑफ टेरर। राइन मतलब होता है बेटा शासन, और टेरर मतलब आतंक का साया है। तो उसमें 2 टॉपिक और हैं आपके जो बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आप धीरे धीरे ही पढ़ के आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई आने वाली हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेन ऑफ टेरर को कल स्टार्ट करेंगे, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। टेरर मतलब आतंक और रेन का मतलब होता है शासन। तो एक शासन ऐसा भी आया है कि अब जब राजा को मार दिया, डेमोक्रेसी भी आ रही है, रिपब्लिक आ गया, तो डर का शासन क्यों था। तो वो चीज़ें आपको हम बताएंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी अभी नहीं आई थी। हर चीज़ तुरंत की तुरंत स्टेबल नहीं होती है। तो ये जो टॉपिक के इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक हैं, इसे कल फिनिश करेंगे और आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। इसमें जो भी 1 मार्क क्वेश्चन, न्यू वर्ड्स, शॉर्ट नोट्स आते हैं, आप सारे प्रिपेयर करें, क्योंकि उसी बेस पे ही क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की परेशानी आप ना उठाएं। जैसे यूनिट पूरी फिनिश होगी हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भेज देंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।